नमस्कार। कानूनी सहायता के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको कानून की नई नई जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉइंट या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में महिलाओं के हिस्सेदारी की। दोस्तों, अगर हम हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करें तो एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट परिवार के सदस्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं फैमिली मेंबर्स और दूसरे होते हैं कोपार्टनर्स। जहां तक फैमिली मेंबर्स की बात है तो परिवार का हर एक सदस्य फैमिली मेंबर हो सकता है, किंतु परिवार का हर एक सदस्य कोपार्टनर नहीं हो सकता है। ये व्यवस्था 1956 के एक्ट में की गई और इसमें परिवार की महिलाओं को कोपार्टनर नहीं माना गया। ये व्यवस्था 1956 के एक्ट के लागू होने के बाद से लेकर 2005 के अमेंडमेंट तक जारी रही और ये 2005 के अमेंडमेंट के बाद इसमें महिलाओं को भी कोपार्टनर माना गया, किंतु उसके बाद भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे जिसका मैं डिस्कशन अभी इस वीडियो में करूंगा। इस प्रॉब्लम का फाइनल इराडिकेशन यानी फाइनल समाधान 2020 के विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के जजमेंट के रूप में आया। तो ये सारा प्रकरण क्या है, कैसे हुआ, आज हम इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लीगल टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही लीगल जानकारी युक्त वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद। दोस्तों, बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट की। ये एक्ट 1956 में लागू हुआ और इसके लागू होने के समय भारतीय समाज की जो व्यवस्था थी इसमें बेटियों को पराया धन माना जाता था, इसीलिए बेटियों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं दिया जाता था। ये व्यवस्था 2005 तक चली और 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 में अमेंडमेंट आया और इस अमेंडमेंट के बाद बेटियों को भी बेटों की तरह जॉइंट या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में समान उत्तराधिकार प्राप्त हो गए। ये जो अमेंडमेंट आया इसमें कोपार्टनरशिप का स्कोप को और वाइड कर दिया गया, जिसमें बेटियों को भी इंक्लूड कर लिया गया। किंतु इस अमेंडमेंट में एक समस्या भी थी जो बाद में उत्पन्न हुई कि ये अमेंडमेंट 9 सितंबर 2005 को आया था और समस्या ये उठी कि 9 सितंबर 2005 के पहले यदि पिता की डेथ हो जाए तो क्या उसकी बेटी को उस जॉइंट प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा। इस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई हाई कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस हुए और इसमें डिफरेंट ओपिनियंस आए। इसी के अंतर्गत 2016 में प्रकाश वर्सेस फूलमती का केस जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ, ये केस आया। इस केस में दो जजों की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि ये जो अपॉइंटेड डेट था यानी 9 सितंबर 2005, उस डेट के पहले यदि पिता की मृत्यु हो चुकी है तब बेटियों को उस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इस एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं किया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मत था। यानी इस एक्ट को प्रोस्पेक्टिवली लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई, जिसमें अगर बेटियों को प्रॉपर्टी में राइट लेना था तो 9 सितंबर 2005 को उनके पिता का यानी कोपार्टनर का जीवित होना आवश्यक था। इस जजमेंट से बहुत ज्यादा कैओस क्रिएट हो गया। इसके ठीक 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के ही 2 जजों के बेंच ने एक और फैसला दिया जो इस वाले फैसले के बिल्कुल विपरीत था। जी हाँ, दनम्मा वर्सेस अमर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक इसके विपरीत फैसला दे दिया और ये कहा कि 9 सितंबर 2005 के पहले पिता का जीवित रहना कोई आवश्यक नहीं है। अगर बेटियों का राइट
कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में है तो है, अर्थात उनके राइट को पूरी तरह से एडमिट कर लिया गया। अब यहाँ दोस्तों देखने वाली बात यह है कि ये दोनों जजमेंट आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को काट रहे थे, इसीलिए कौन सा जजमेंट प्रिवेल करेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसी समस्या को हल करते हुए 2020 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के बेंच ने विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में, जिसमें सिमिलर इशू को रेज किया गया था, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि डेट ऑफ अमेंडमेंट यानी 9 सितंबर 2005 के पहले पिता का जीवित रहना कोई आवश्यक नहीं है। अगर पुत्री एक बार पुत्री है तो वो हमेशा पुत्री ही रहेगी, उसका वो स्टेटस चेंज नहीं हो सकता है। अर्थात अगर बेटी एक बार जन्म से वो अपने पिता की प्रॉपर्टी में राइट पा जाती है तो वो राइट उसका हमेशा रहेगा। 3 जज के खंडपीठ ने इस फैसले के द्वारा इस कंफ्यूजन को खत्म कर दिया और बेटियों के कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में राइट को पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर दिया। यहाँ एक क्वेश्चन और उठता है कि यदि कोई बेटी प्रॉपर्टी लेने के पहले अगर प्री डिसीज्ड हो जाए तब क्या उसके बच्चे उस प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं? तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कोई पुत्र डेथ कर जाए तो उसके बच्चे क्लेम कर सकते हैं। तो जब इस जजमेंट ने बेटियों को पुत्रों के समान राइट दे दिया तो अब इसमें कोई शक वाली बात रह ही नहीं जाती है और ठीक बेटों की तरह पुत्री के बच्चे भी ज्वाइंट या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में यानी अपने नाना की प्रॉपर्टी में वो हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आप हिंदू ज्वाइंट प्रॉपर्टी में बेटियों के राइट्स को आप ठीक से समझ गए होंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।